स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं 20 जनवरी से स्टार्ट होने हैं और 20 जनवरी 2022 से आप लोगों के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम शुरू हैं। और ये जो स्कीम है, टाइम टेबल है, इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है। आप वहाँ से जाके अपना टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों की डिमांड थी कि आप सर इस तरीके से क्वेश्चन अब हम लोगों को करवा दीजिए कि इस एक महीने के अंदर हम लोग अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर लें कि हमारा परसेंटेज भी अच्छा बन जाए। तो इन्हीं सब बातों को मैंने ध्यान में रखकर आज से मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें ओनली सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे जो कि पॉलिटेक्निक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आने की संभावना है। इसके अलावा मैं कोई भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को या कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में ना पूछे जाते हों और वो ना ही आने की संभावना हो। तो आज से ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चन, उन्हीं टॉपिक को इंक्लूड करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो अभी तक हम लोग मैकेनिज्म पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। जो कुछ भी पढ़ा दिया है आप लोग उसको इग्नोर ना करते हुए आप लोग उसको भी टाइम निकाल कर देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक टर्म की शुरुआत, थ्योरी ऑफ मशीन की शुरुआत मैंने वहीं से की थी। फिलहाल उसी के आगे आज से जो सीरीज चल रही है चलाऊंगा उसमें केवल और केवल आने वाले क्वेश्चन भी रखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा इस पहले चैप्टर से थ्योरी ऑफ मशीन में बनता है कि 4 बार मैकेनिज्म का क्लासिफिकेशन करिए, या इसमें से पूछ दिया जाता है कि 4 बार जो मैकेनिज्म है इसके वर्गीकरण में किसी एक का क्लासिफिकेशन पूछ देगा, पार्टिकुलर नाम दे देगा कि आप डबल लीवर या क्विक रिटर्न मैकेनिज्म या पेंडुलम पंप या ओल्धम कपलिंग, इनमें से किसी एक का सचित्र वर्णन करते हुए इसको समझाइए। या आपको दे देगा कि ऐसा मैकेनिज्म बनाइए जिसमें चारों टर्निंग पेयर हो, या 3 टर्निंग पेयर, 1 स्लाइडिंग पेयर, या 2 टर्निंग पेयर और 2 स्लाइडिंग पेयर हो। तो यह पूरा का पूरा हमने क्लासिफिकेशन 4 बार चेन मैकेनिज्म का तैयार कर दिया है। इसमें से पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 4 बार मैकेनिज्म होती है उसमें हमारी 4 लिंकें होती हैं, ठीक। तो अब जो हमारी 4 बार चेन मैकेनिज्म थी यह है इस तरीके से। इसमें एक लिंक को हमने क्या किया था, फिक्स किया था, A, B, C और D। इसमें A, B, B, C, C, D और D है, 4 लिंकें हैं। तो ये चारों लिंकें आपस में एक मैकेनिज्म बना रही हैं। अगर एक लिंक को फिक्स करके इसका यूज गति को पारित करने में किया जाए तो हमारी क्या कहलाएगी, मैकेनिज्म। अब इसमें हम लोग देखेंगे ये चारों लिंकों में जो पेयर है वो टर्निंग पेयर बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये लिंक इस दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, टर्न कर रही है, मतलब टर्निंग पेयर बना रही है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो क्या आएगा, ऑल 4 टर्निंग पेयर, मतलब चारों लिंकों में जो पेयर होगा वो कैसा होगा, टर्निंग पेयर। दूसरा आपका आता है 3 टर्निंग पेयर एंड 1 स्लाइडिंग पेयर, मतलब 3 टर्निंग पेयर हो और 1 स्लाइडिंग पेयर हो। अभी आपको आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि 3 टर्निंग पेयर और 1 स्लाइडिंग पेयर किस तरीके से होता है। फिर तीसरा आपका आता है 2 टर्निंग पेयर एंड 2 स्लाइडिंग पेयर, मतलब 2 टर्निंग पेयर हो और 2 ही स्लाइडिंग पेयर हो। फिर 4 टर्निंग पेयर का फिर से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं जो कि आपका आता है क्रैंक एंड लीवर, या इसी को हम लोग बीम इंजन के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है डबल क्रैंक, या इसी को हम लोग लोकोमोटिव व्हील्स के नाम से जानते हैं। और तीसरा आपका आता है डबल लीवर, इसी को हम लोग वाट इंजन इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं।
फिर दूसरा जो आपका आता है 3 टर्निंग पेयर एंड 1 स्लाइडिंग पेयर। तीन टर्निंग पेयर होंगे और 1 स्लाइडिंग पेयर होगा। इसमें जो हमारा आता है ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन, मतलब दोलन गति करता हुआ सिलेंडर। फिर दूसरा आपका जो आता है वह आता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, द्रुत वापसी यंत्र विन्यास। यह आपका शेपर वगैरह में यूज किया जाता है। फिर तीसरा आपका आता है इसी में पेंडुलम पंप। और चौथा आपका आता है नोम इंजन। ये हम लोग बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कि इन सबको किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में लिखना है और किस तरीके से तैयार करना है। फिर तीसरा आपका आता है 2 टर्निंग पेयर एंड 2 स्लाइडिंग पेयर। इसमें हम लोग देखेंगे आपका आता है इलेप्टिकल ट्रेमल, मतलब दीर्घवृत्त खींचने वाली जो यंत्र विन्यास है। स्कॉच यॉक मैकेनिज्म आती है। और तीसरा आता है ओल्धम कपलिंग। ठीक, तो ये तो रहा आपका क्लासिफिकेशन। अब इसमें जो आपका मोस्ट पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की, वह आपका बनता है क्रैंक एंड लीवर। मैक्सिमम पूछा जाता है क्रैंक एंड लीवर। दूसरा आपका पूछा जाता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। और तीसरा आपका पूछा जाता है ओल्धम कपलिंग और इलेप्टिकल ट्रेमल। इतना आपका इस क्लासिफिकेशन से पूछा जाता है। और ये आपका डबल क्रैंक, इतना ये मेन 2, 3, 4 और 5, यह मोस्टली 5 चीज़ें इस क्लासिफिकेशन से पूछी जाती है। तो हमें क्या करना है, इन 5 को तो बहुत ही डीप में डिस्कस करना है, बहुत ही डीप में पढ़ना है। बाकी जो बच रहे हैं इनको हम लोग बहुत ही शॉर्ट में पढ़ के फिनिश कर देंगे। तो चलिए आगे सबको बारी बारी से देखते हैं, एक एक को फिगर बना के समझते हैं, पढ़ते हैं किसको किस तरीके से हम लोगों को एग्जाम में लिखना है। यह हमने बना दिया है क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म, और यह हमने बना दिया है डबल क्रैंक। ठीक, अब देखते हैं इनका यूज क्या है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसी को हम लोग क्रैंक एंड लीवर बोलते हैं, या बोलते हैं हम लोग बीम इंजन, और इसको हम लोग बोलते हैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म। डबल क्रैंक मैकेनिज्म। अब देखते हैं, यह हमारा बीम इंजन है और यह हमारा क्या है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक, अब इनको देखते हैं। यह जो बीम इंजन है इसमें लिंक 1, B2, C3 और ये D4, 4 लिंकें हैं। ठीक, लिंक A को हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद यह जो लिंक B है इसको हमने क्या किया, घुमाया, मतलब ये घूमेगी 360 रोटेशन। लिंक B हमारी क्या करेगी, लिंक B जो होगी वो 360 घूमेगी। तो जो लिंक हमारी पूरा एक चक्कर 360 का रोटेशन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रैंक कहते हैं। ठीक, और जो 360 रोटेशन नहीं करती है उसको हम लोग लीवर बोलते हैं। तो यहाँ पर जब क्रैंक हमारी B घूमेगी तो होगा क्या, B से हमारी लिंक C जुड़ी है और C से D जुड़ी है। तो C हमारी B जब घूम के इधर आएगी इस पॉइंट पर, तो C हमारी इधर आ जाएगी, और D वाला ये जो पॉइंट है ये नीचे आएगा, और ये जो आपकी पिस्टन लगा हुआ है ये क्या होगा, नीचे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक, तो ये जब घूम के और इधर आएगी तो ये क्या होगी, जब ये B, ये इसको हम लोग बोल देते हैं P पॉइंट। ये जब P पॉइंट घूम के इधर आएगा तो ये Q वाला पॉइंट घूम के नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे आएगा तो ये वाला पॉइंट है जो R वाला, यह R पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब हम लोग क्रैंक मतलब लिंक B को क्या दे रहे हैं, रोटरी मोशन, और हमें मिल क्या रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा है, मतलब पश्चाग्र गति मिल रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बीम इंजन है, तो बीम इंजन की सहायता से हम लोग रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए बीम इंजन का प्रयोग करते हैं।
इसी को हम लोग क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, यह जो आपकी लिंक बी है, ये जब घूम के ऐसे ऐसे घूमेगी तो सी वाली जो लिंक है यह भी इसी के सापेक्ष घूमेगी। इधर ये वाला पॉइंट भी हमारा ये ऊपर नीचे आएगा, तो ये जो लिंक डी है ये क्या करेगी, इस तरीके से ऊपर नीचे ऐसे ऐसे गति करेगी। ये कभी ये वाला पॉइंट क्यू नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, और ये जो आर वाला पॉइंट है ये भी कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा। मतलब ये हमारी क्या करेगी, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा ये पिस्टन रॉड के द्वारा ये, और यहाँ से हमें रोटरी मोशन मिल रहा है। तो बीम इंजन की सहायता से हम लोग रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हमारा यह जो डबल क्रैंक है, यह डबल क्रैंक लीवर मैकेनिज्म है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यह रोटरी मोशन कर रही है, लिंक बी और लिंक डी भी हमारी रोटरी मोशन कर रही है। तो इसका प्रयोग रोटरी मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब एक पहिए की गति को, रोटरी मोशन को दूसरे पहिए की गति, दूसरे पहिए में रोटरी मोशन में बदलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब जैसे लिंक हमारी बी ऐसे घूमेगी तो ये लिंक डी भी हमारी इस डायरेक्शन में घूमेगी। इसका प्रयोग कहाँ होता था, इसका प्रयोग पहले जो हमारा स्टीम इंजन चलते थे, मतलब रेल इंजन स्टीम से चलते थे, वहाँ पर इसमें यूज किया जाता था, मतलब लोकोमोटिव इंजन में इसका प्रयोग करते थे। तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म की सहायता से एक पहिए की रोटरी मोशन को दूसरे पहिए के रोटरी मोशन में बदलने के लिए किया जाता है, या भेजने के लिए किया जाता है, या ट्रांसमिट किया जाता है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, इसमें 4 लिंकें ए बी सी डी होती हैं, जिसमें लिंक ए फिक्स होती है, ठीक, बी आपका और लिंक डी, लिंक बी और डी पूरा 360 चक्कर लगाती हैं, और यह कनेक्टिंग रॉड क्रैंक कहलाती हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से हमारी बी और डी में हमारी लिंक सी जुड़ी है, जो हमारी क्या करेगी, इस पहिए की गति को, रोटरी मोशन को इस दूसरे वाले पहिए में ट्रांसमिट करेगी। तो ये हुआ आपका डबल क्रैंक मैकेनिज्म, और ये हुआ आपका बीम इंजन। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको एग्जाम के समय सिर्फ बहुत ही कम समय में आप क्विक रिवीजन कर सकें और अपने एग्जाम में अच्छे खासे नंबर ला सकें। चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग डबल लीवर किसे कहते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा वाट इंजन इंडिकेटर, या इसी को हम लोग डबल लीवर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसका काम क्या है। जब मान लीजिए ये जो सिलेंडर है, इसमें ये जो पिस्टन लगा है और ये पिस्टन रॉड है, इस सिलेंडर के अंदर जब हमारी भाप या गैसें आएंगी तो क्या करेंगी, इस पिस्टन पर प्रेशर डालेंगी, जिसकी वजह से पिस्टन क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो यह जो क्यू पॉइंट है, यह क्यू पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ऊपर क्यू डैश पर आ जाएगा, ठीक है। ये तो शुरुआत है। अब देखते हैं, समझते हैं इसको, इसका कंस्ट्रक्शन। इसमें बेसिकली इसमें भी 4 लिंक हैं। देखते हैं, लिंक 1 मतलब ए जो कि फिक्स है, उसके बाद लिंक बी, यह बी आपकी, यह जो लिंक बी है, लिंक बी ये कौन सी है, 2Q4, 2Q4 यह आपकी पूरी एक लिंक है, क्योंकि 2Q और Q4 दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन इस तरीके से नहीं होगा, तो 2Q4 एक लिंक है, ये लिंक बी हुई। अब ये जो लिंक सी है, लिंक सी ये कौन सी है, लिंक सी आपकी यहाँ से लेके ये पूरी इतनी ये लिंक सी है। तो लिंक सी आपकी यहाँ से ये, इसको हम लोग 2 से 3 भी बोल सकते हैं, इस पॉइंट पे जुड़ी है, ठीक। अब देखते हैं ये जो तीसरी लिंक, चौथी लिंक है, ये यहाँ से ये पूरी ये डी वाली है, मतलब 3 से लिंक डी, 3 से पी, 3P, ये हमारी क्या है, लिंक चौथी है। अब इसमें
जो आपकी 2Q4 है लिंक है, और लिंक नंबर डी, लिंक बी और लिंक डी। क्या होगा, जब सिलेंडर के अंदर गैस या स्टीम आएगी तो पिस्टन हमारा ऊपर की ओर जाएगा, तो Q वाला पॉइंट Q डैश पे आ जाएगा, जिसकी वजह से ये लिंक आपकी क्या होगी 2Q4। ये कुछ इस तरीके से डॉटेड जो दिखाया गया है, ये वाला डॉटेड ये है, ये कुछ आपकी इस तरीके से आ जाएगी। और ये जो लिंक नंबर डी है, ये बेचारी क्या करेगी, ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी, तो P पॉइंट से उठकर कहाँ जा जाएगी, P डैश पर। ठीक, तो अब इसमें लिंक बी और लिंक डी आपकी डबल लीवर है, एक ये लीवर की तरह काम करेगी और ये लिंक डी भी लीवर की तरह काम करेगी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, डबल लीवर। अच्छा, ये डबल लीवर है तो ये फिर वाट इंजन सूचक क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, वाट इंजन सूचक को भी समझते हैं। जब हमने सिलेंडर के अंदर स्टीम डाली तो होगा क्या, ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ Q4, इतना डिस्प्लेसमेंट माना x हुआ। ठीक, अब ये इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है, इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट को रीड कर पाना थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो इस समस्या के समाधान को हल करने के लिए हमने क्या बना डाली है, मैकेनिज्म। मतलब पिस्टन हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसके मेजरमेंट के लिए हमने ये मैकेनिज्म बनाई। मैकेनिज्म जब बनाई तो ये छोटा डिस्प्लेसमेंट था, अब ये मेजरेबल नहीं था, इसलिए इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये छोटा डिस्प्लेसमेंट x किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, ये हमारा x डैश के बराबर हो गया। ठीक, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट x है, यही डिस्प्लेसमेंट आपका लार्ज डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, माप भी सकते हैं। तो इसलिए इसको वाट इंजन सूचक के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा आपका डबल लीवर या वाट इंजन सूचक। तो यह पहला टॉपिक आपका 4 टर्निंग पेयर ये क्लियर होता है। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक की ओर, जो है आपका 3 टर्निंग पेयर एंड 1 स्लाइडिंग पेयर। तो चलिए उसको देखते हैं किस तरीके से हम लोगों को डिस्क्राइब करना है। दोस्तों, सेकंड आपका आता है स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले समझते हैं आखिरकार स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म है क्या। तो यह मैंने बनाया है स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। इसको देखते हैं, यह आपका लिंक है, फिक्स लिंक ए है, इसको हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया। इसके अंदर हमने क्या लगा दिया है, पिस्टन, एक पिस्टन लगाया है जिसको हमने लिंक का नाम डी दिया है, और ये सी है लिंक, और ये लिंक नंबर ए है, बी है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे जब पिस्टन को हम लोग क्या करें, रेसिप्रोकेट करवा दें। जब हम लोग पिस्टन को आगे पीछे करवाएंगे तो जब पिस्टन हमारा पीछे की ओर जाएगा तो यह वाली लिंक सी इधर आएगी, और यह कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक बी, लिंक नंबर बी घूम के आपकी इस तरीके से आएगी, और ये क्रैंक आपकी ये इधर इस पॉइंट पर आ जाएगी। ठीक, और फिर जब पिस्टन को हम लोग और आगे की तरफ लाएंगे तो क्रैंक भी हमारा इस तरीके से पूरा एक चक्कर लगाने शुरू कर देगी। मतलब पिस्टन को जब हम लोग आगे पीछे करेंगे तो क्रैंक हमारी क्या करेगी, मोशन शुरू करेगी। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं 3 टर्निंग पेयर और 1 स्लाइडिंग पेयर कहाँ पर बन रहा है। यह जो हमारी लिंक नंबर बी है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे लिंक नंबर बी लिंक नंबर सी के सापेक्ष कौन सा पेयर बना रही है। ये दोनों आपस में इस तरीके से जुड़ी है और इस तरीके से घूमेंगी, तो एक टर्निंग पेयर हमारा ये हुआ। ठीक, फिर लिंक नंबर सी लिंक डी के सापेक्ष, ये हमारा पिस्टन है, और पिस्टन में हमारा ये इस तरीके से कनेक्टिंग रॉड लिंक सी लगी है। तो जब हमारा पिस्टन जाएगा पीछे तो हमारी ये इस तरीके से लिंक सी घूमेगी, मतलब यहाँ पर भी हमारा टर्निंग पेयर बनेगा। 2 टर्निंग पेयर हुए। अब तीसरा टर्निंग पेयर हम लोग देखेंगे इस लिंक बी का इसके सापेक्ष। यहाँ पर देखेंगे यह लिंक बी हमारी क्या करेगी, इस पॉइंट के सापेक्ष ऐसे ऐसे घूम रही है, तो एक टर्निंग पेयर हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो 1 टर्निंग पेयर, 2 टर्निंग पेयर और ये 3 टर्निंग पेयर। ठीक,
3 टर्निंग पेयर हो। अब हम बात आती है एक स्लाइडिंग पेयर कहाँ पर है, तो एक स्लाइडिंग पेयर आपका ये बन रहा है। पिस्टन जब लिंक ए के सापेक्ष आगे पीछे मोशन करेगा, स्लाइडिंग मोशन, ठीक है, इसी को हम लोग रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्लाइडिंग पेयर भी बन रहा है। तो 3 टर्निंग पेयर हो गए और एक स्लाइडिंग पेयर हो गया। तो स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म में होता क्या है, इसमें 3 टर्निंग पेयर और एक स्लाइडिंग पेयर होता है। यह रहा हमारा मेन फिगर। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका मेन यूज जो होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। आपने देखा भी होगा जो आपकी इंजन होते हैं, चाहे डीजल इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, कुछ भी हो, कार का, बस का, ट्रक का, सभी में जब ईंधन डलता है तो पिस्टन आगे पीछे मोशन करता है और फिर हमें क्रैंकशाफ्ट पर गति मिलती है। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। अब बात आती है इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन कैसे प्राप्त होता है। ठीक, ये हमारे पास 4 लिंकें हैं A B C D। अब इन लिंकों को बारी बारी से अलग अलग फिक्स करने पर हमें इन्वर्जन प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम लिंक नंबर C को फिक्स करेंगे। तो हमने क्या किया, ये लिंक नंबर C को फिक्स कर दिया। बचा क्या, लिंक A, D और B। अब 3 लिंकें हैं, इनको हमें फिक्स नहीं करना है। लिंक नंबर C को हमने फिक्स कर दिया है। अब इसी से हमें क्या बनानी है, एक मैकेनिज्म बनानी है। उस मैकेनिज्म को हमने यह बनाया, लिंक नंबर C को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। जिस मैकेनिज्म को हमने बनाया है उसका नाम क्या है, यह है हमारा ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन। अब देखते हैं इसका नाम ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन क्यों पड़ा। इसमें हमने सर्वप्रथम लिंक नंबर C को फिक्स कर दिया। लिंक नंबर C को फिक्स करने के बाद जैसे ही पिस्टन हमारा आगे की तरफ ये आएगा, ठीक, यह जो मैंने रेड कलर से दिखाया है ये पूरी एक लिंक है। इसके और ये जो रॉड आई है रेड कलर की, इसके बीच में कोई मोशन, रिलेटिव मोशन नहीं है। ठीक, ये दोनों एक फिक्स हैं, एक ही लिंक है। तो होगा क्या, जब ये आगे की तरफ आएगी तो हमारा ये B इधर की तरफ आएगा। ठीक, तो होगा क्या, ये आपका सिलेंडर, इसको हम लोग सिलेंडर, ये इसको सिलेंडर कहते हैं, यह आपका सिलेंडर है। और सिलेंडर हमारा ये अच्छे इसके सापेक्ष हमारा फिक्स है। ठीक, तो ये जब आएगा आगे की तरफ तो सिलेंडर हमारा क्या आएगा, नीचे की तरफ इस तरीके से घूमेगा। मतलब सिलेंडर हमारा इस तरीके से गति करेगा। अब देखते हैं यह जब घूम के ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा तो यह हमारा क्या होगा, नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। देखिए इसको जब हम लोग ऐसे उठाएंगे तो ये ऊपर आएगा और ये वाला पोर्शन डाउन होगा। अब इसको जब घूम के और इधर लाएंगे, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, तो होगा क्या, ये वाला पॉइंट जब इधर आ जाएगा तो सिलेंडर हमारा क्या हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं जैसे ही ये क्रैंक हमारी घूमेगी तो सिलेंडर हमारा क्या कर रहा है, ऑक्सीलेटिंग मोशन कर रहा है, मतलब दोलन गति कर रहा है। तो इसीलिए यह दोलन गति कर रहा है, सिलेंडर दोलन गति कर रहा है, तो इसका दोलन गति मतलब ऑक्सीलेटिंग मोशन कर रहा है, तो इसका नाम रख दिया गया ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन। ठीक, तो ये हमारा ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन है। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। यह आखिरकार क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है क्या, तो चलिए इसको देखते हैं। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को किसे कहते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। दोस्तों, ये हमने क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म बनाई है। अब बात करते हैं इसमें ये किस तरीके से काम करता है। इसमें देखते हैं ये जो एंगल है यह बीटा है और यह एंगल आपका अल्फा है। अल्फा और बीटा ये दोनों फॉरवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड स्ट्रोक है, बैकवर्ड स्ट्रोक के एंगल है। मतलब जब हमारा यह टूल जब शेपर या स्लॉटर मशीन में कटिंग करेगा तो उस समय हमें कटाई के दौरान, मतलब जब टूल हमारा गति करते हुए आगे कटिंग करेगा, उस समय हमें अधिक समय की ज़रूरत पड़ेगी
क्योंकि टूल हमारा आसानी से उस जॉब की मशीनिंग कर सके। लेकिन जब हमारा टूल कटाई करके रिटर्न आता है तब उस समय वो खाली होता है, उस समय वो कटिंग नहीं करता है। तो उस समय हमें ज़रूरत होती है कि वह जल्दी से रिटर्न आके फिर से कटिंग के लिए जाए। तो कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक दोनों ये एंगल हैं अल्फा और बीटा। तो इसमें देखते हैं ये जो आपका बीटा एंगल है, बीटा एंगल आपका कटिंग स्ट्रोक का है और अल्फा एंगल आपका रिटर्न स्ट्रोक का है। ठीक है, इसमें अल्फा और बीटा दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो P पॉइंट है इस P पॉइंट की सहायता से, इस P पॉइंट की सहायता से चेंज करके हम लोग अल्फा और बीटा को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जब ये हमारा क्रैंक घूमेगा ऐसे, तो ये हमारी जो आर्म है ये इस तरीके से P पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी, जिसकी सहायता से ये जो टूल है, ये टूल क्या करेगा, आगे की ओर जाएगा। लेकिन जब ये घूम के और आगे जाएगी क्रैंक, तो टूल अपनी क्या होगा, मैक्सिमम लिमिट तक आगे पहुंच जाएगा। ठीक, लेकिन वहाँ से रिटर्न आने के लिए जब फिर से आगे क्रैंक हमारी घूम के इधर से, ये हमारी पूरा कटिंग स्ट्रोक है, यहाँ तक हमारी कटिंग स्ट्रोक जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद से यहाँ से फिर ये रिटर्न स्ट्रोक अल्फा शुरू होगा। तो यहाँ पर ये आप लोगों ने क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म देखी। इसका यूज़ शेपर और स्लॉटर मशीनों में किया जाता है, क्योंकि कटिंग स्ट्रोक के समय हमें अधिक समय चाहिए। जब रिटर्न स्ट्रोक होता है, मतलब जब टूल हमारा कटाई करके वापस आता है, उस समय हमारी समय की कम ज़रूरत पड़ती है, कम से कम समय में वो रिटर्न आए। इस अरेंजमेंट को करने के लिए हमें ये क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का प्रयोग करना पड़ा। अब बात आती है आपकी तीसरे की, पेंडुलम पंप। तो देखते हैं पेंडुलम पंप किसे कहते हैं। दोस्तों यह रहा आपके सामने पेंडुलम पंप। इस पेंडुलम पंप में देखते हैं कितनी लिंक की है। इसमें भी 3 टर्निंग पेयर और एक स्लाइडिंग पेयर होगा, क्योंकि यह हमारा स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। इसमें भी 4 लिंकें होंगी। देखते हैं, पहली लिंक तो हमारी C है जो कि कनेक्टिंग रॉड है, दूसरी लिंक B जो क्रैंक है, तीसरी लिंक एक ये फिक्स लिंक हो गई D, और चौथी लिंक ये इधर से लेके ये इधर तक, ये हमारी पूरी एक लिंक है। तो 1, 2, 3 और एक ये 4, ये टोटल 4 लिंक है। अब बात करते हैं टर्निंग पेयर की। तो एक टर्निंग पेयर इधर बनेगा इस C वाले लिंक का, दूसरा टर्निंग पेयर इधर बनेगा, तीसरा टर्निंग पेयर इधर बनेगा। ये जो लिंक A आई है, लिंक A जहाँ पर B से जुड़ी है एक टर्निंग पेयर यहाँ पर बनेगा। तो 3 टर्निंग पेयर हो गए, 1, 2, 3। अब बात करते हैं स्लाइडिंग पेयर की। तो ये जो पिस्टन रॉड है, पिस्टन इस ब्लॉक D के सापेक्ष हमारा क्या करेगा, स्लाइडिंग मोशन करेगा। तो कौन सा पेयर बनाएगा, स्लाइडिंग पेयर। तो 3 टर्निंग पेयर हो गए, एक स्लाइडिंग पेयर हो गया। अब देखते हैं, ये हमारी क्रैंक है, ये जब आपकी घूमेगी तो होगा क्या, यह जो लिंक A है ये आपकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगी, यह आपकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगी, क्योंकि जब इसको पकड़ के घुमाएंगे तो ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा। ये वाला पॉइंट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पिस्टन रॉड वाली लिंक भी आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 टर्निंग पेयर और एक ये स्लाइडिंग पेयर। फिलहाल ये पेंडुलम पंप आपका एग्जाम में बहुत ही कम बार पूछा गया है। बस मेनली आपका यही पूछा जाता है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म या स्लाइडर क्रैंक चेन यंत्र विन्यास को सचित्र वर्णन करते हुए समझाइए। ठीक है, तो आपको क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। अब बात आती है नोम इंजन क्या है। नोम इंजन आपका ऐसा इंजन है जिसमें किसी परिधि पर
इसको देखते हैं नोम इंजन को। बस आपको नोम इंजन ऐसे ही रफली समझना है। नोम इंजन में 7 या 9 सिलेंडर, मतलब जैसे हमने ये एक परिधि ले ली, इस पर 7 से 9 सिलेंडर लगे होते हैं इस तरीके से एक समान दूरी पर, रेडियल दूरी पर 7 या 9 सिलेंडर लगे होते हैं। और इनका जो क्रैंक शाफ्ट होता है वो सभी इंजनों का एक होता है, सभी सिलेंडरों का एक होता है। तो इन 7 या 9 सिलेंडर से मिला के जो इंजन बनता है उसको नोम इंजन कहते हैं। इसका प्रयोग पहले एरोप्लेन के इंजन में किया जाता था बेसिकली। आजकल ऐसे इंजनों का प्रयोग बंद कर दिया गया है। ठीक, तो आप लोग जैसा कि फिगर में देख रहे होंगे कि नोम इंजन में किस तरीके से 7 या 9 सिलेंडर होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। इसमें 3 टर्निंग पेयर, 3 टर्निंग पेयर और 1 स्लाइडिंग पेयर, 1 स्लाइडिंग पेयर। अब बात करते हैं इसी के आगे जो आपका आता है 2 टर्निंग पेयर, 2 टर्निंग पेयर एंड 2 स्लाइडिंग पेयर, 2 टर्निंग पेयर एंड 2 स्लाइडिंग पेयर। सबसे पहले हमने पढ़ा चारों टर्निंग पेयर, फिर पढ़ा 3 टर्निंग पेयर 1 स्लाइडिंग पेयर। अब पढ़ेंगे 2 टर्निंग पेयर और 2 स्लाइडिंग पेयर। तो देखते हैं इसके कितने इन्वर्जन हैं। दोस्तों ये हमने डबल स्लाइडर मैकेनिज्म बनाई है, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म क्रैंक चेन मैकेनिज्म, और ये है आपकी इसका इन्वर्जन है। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म के ये इन्वर्जन है। अब देखते हैं, ये जो हमारा पहला है इलिप्टिकल ट्रेमल, दूसरा है आपका स्कॉच यॉक मैकेनिज्म। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें कितनी लिंकें हैं और कितने टर्निंग पेयर और कितने स्लाइडिंग पेयर। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें टर्निंग पेयर कितने हैं और स्लाइडिंग पेयर कितने हैं। देखिए ये आपको प्लस के आकार का हॉलो दिख रहा होगा ब्लॉक, ये आपका फिक्स है, ये फिक्स है इस तरीके से। अब इसमें 2 स्लाइडर पड़े हुए हैं, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, फिर एक ये लिंक है इन दोनों स्लाइडरों को जोड़ती हुई। अब देखते हैं जब हमारा स्लाइडर आगे जाएगा इस साइड तो होगा क्या, यह वाली जो लिंक है लिंक नंबर 3 और ये लिंक नंबर मान लीजिए ये 4 है। ठीक, तो इसमें होगा क्या, ये स्लाइडर 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 लिंकें हैं। ठीक, अब इसमें स्लाइडर हमारा आगे पीछे स्लाइड करेगा, ये वाला स्लाइडर भी आगे पीछे स्लाइड करेगा, तो स्लाइडिंग पेयर कितने हुए 2। ठीक, अब टर्निंग पेयर, यह है लिंक 3 हमारी स्लाइडर से टर्निंग पेयर बना रहे, और यही तीसरी लिंक स्लाइडर 1 से भी टर्निंग पेयर बना रही। तो मतलब 2 टर्निंग पेयर और 2 स्लाइडिंग पेयर। इसका यूज क्या करते हैं इलिप्टिकल ट्रेमल का, इसका यूज हम लोग दीर्घवृत्त खींचने के लिए करते हैं। दीर्घवृत्त इससे खींचे जाते हैं। कैसे, जब ये स्लाइडर इधर की ओर आएगा, ठीक है, तो ये वाला घूम के हमारा नीचे की तरफ आएगा और इसके पॉइंटर में, इसलिए ये जो तीसरी लिंक है इसके पॉइंटर पर हम लोग एक रीडिंग लेने के लिए या स्क्रैचिंग के लिए हम लोग एक पॉइंटर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने पेंसिल लगा दी, तो होगा क्या, ये हमारा इधर की तरफ आएगा और ये उधर की तरफ आएगा। फिर मैक्सिमम आके जब हमारा ये वाली पॉइंट इधर आ जाएगी तो ये स्लाइडर उधर पहुँच जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा।
ठीक है। फिर जब घूम के और इधर आएगा तो ये वाली लिंक का जो तीसरा है, लिंक 3 है, इसका ये एंड पॉइंट, ये हमारा घूम के धीरे धीरे इस तरीके से पूरा चक्कर लगाएगा और ये स्लाइडर आपस में इस तरीके से घूमते रहेंगे। तो इसका प्रयोग दीर्घवृत्त खींचने के लिए किया जाता है। अब बात आती है, यह है स्कॉच-यॉर्क मैकेनिज्म। स्कॉच-यॉर्क मैकेनिज्म, सबसे पहले इसमें लिंकें देखते हैं और इसका यूज देखते हैं। इसका यूज क्या है देखते हैं। इसमें लिंक, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये जो लिंक बी है, यह आपकी क्या है, स्थिर है। मतलब ये यहाँ से लेके ये इतनी और ये सिलेंडर तक ये पूरी आपकी क्या है, फिक्स है। ठीक, उसके बाद लिंक एक ये हुई। दूसरी लिंक यह डी, यह जो आपकी डी है, ये क्या है, क्रैंक की तरीके बिहेव करेगी। यह आपकी क्रैंक की तरह कार्य करेगी। 2 लिंकें हो गई। अब तीसरी लिंक, यह जो सी है, स्लाइडर पड़ा है, यह तीसरी लिंक है। उसके बाद चौथी लिंक ये ए है, जिसको मैंने ब्लू पेन से दिखाया हुआ है, ब्लू मार्कर से, ब्लू कलर से। तो ये है पूरी, और ये पिस्टन रॉड तक और ये पूरा पिस्टन मिला के एक लिंक है। तो एक ये पिस्टन वाली लिंक, एक दूसरा स्लाइडर, तीसरा ये क्रैंक और चौथा ये फिक्स फ्रेम जिसमें हमारा सिलेंडर भी लगा हुआ है। तो ये इसमें तो हुई 4 लिंक। अब बात करते हैं पेयर कितने हैं। तो देखिए, एक स्लाइडिंग पेयर, ये लिंक सी इसके साथ बनाएगा, और ये जो लिंक ए है, लिंक ए यहाँ पर इस सिलेंडर के साथ भी हमारा स्लाइडिंग पेयर बना रहा है। तो 2 स्लाइडिंग पेयर। टर्निंग पेयर देखते हैं, एक टर्निंग पेयर ये इधर बनेगा और एक टर्निंग पेयर ये इधर बनेगा। तो 2 टर्निंग और 2 स्लाइडिंग। अब इसका यूज देखते हैं। यूज क्या है, जब हमारी लिंक डी रोटरी मोशन करेगी, ठीक, तो होगा क्या, ये हमारी लिंक सी इसी में हमारी रेसिप्रोकेटिंग इस तरीके से मोशन करेगी, ऐसे। ठीक, कोई दिक्कत। अब ये जब ऊपर नीचे आएगी तो हमारी पिस्टन है, ये क्या करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्रैंक को हम रोटरी मोशन देंगे तो हमें फाइनली मिल क्या रहा है, फाइनली हमें रेसिप्रोकेटिंग मिल रहा है। तो स्कॉच-यॉर्क मैकेनिज्म की सहायता से हमें रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदल सकते हैं, या इसका प्रयोग घूर्णन गति को पश्चाग्र गति में बदलने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं, तीसरा आपका आता है ओल्धम कपलिंग। ठीक है, ओल्धम कपलिंग आपकी ऐसी कपलिंग है, इसका फिगर थोड़ा बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम लॉस हो, तो इसके लिए आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि यह जो ओल्धम कपलिंग है, तो ओल्धम कपलिंग ऐसी कपलिंग है जिसका यूज समांतर शाफ्टों के लिए किया जाता है। और समांतर शाफ्टों के साथ साथ, जैसे ये 2 शाफ्टें हैं और ये दोनों शाफ्टें आपस में समांतर हैं, इस तरीके से देखिए। अगर इन दोनों शाफ्टों के बीच की दूरी, जैसे एक शाफ्ट ये है और दूसरी शाफ्ट ये है, ये दोनों शाफ्टें आपस में समांतर हैं, इस तरीके से इधर बनाते हैं। तो इसकी अक्ष यह जाएगी और इसकी अक्ष यह जाएगी। तो इन दोनों शाफ्टों के बीच की दूरी यह है, मान लो x। ये दोनों शाफ्टें क्या है, समांतर है। तो इनको जोड़ने के लिए हम लोग कपलिंग का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हमने ओल्धम कपलिंग ही क्यों बनाई। तो अब आप ये समझिए हमने ओल्धम कपलिंग ही क्यों बनाई। देखिए, अगर इन दोनों शाफ्टों के बीच की दूरी कब वर्किंग के दौरान घट बढ़ रही हो, मतलब कम ज़्यादा हो रही हो, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि ये जो स्लॉट बने हुए हैं, खांचे, तो ये खांचे आपस में इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। ठीक, तो अगर किन्हीं 2 समांतर शाफ्टों के बीच की दूरी कार्य के दौरान घट या बढ़ रही हो, उन 2 शाफ्टों को जोड़ने के लिए हम लोग ओल्धम कपलिंग का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ ओल्धम कपलिंग क्लियर हो गई होगी। चलो मैं थोड़ा सा रफली बना दे रहा हूँ।
ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसका एक्चुअली फिगर जो 3D वाला है वो आप लोग देख सकते हैं, फिगर में बन रहा होगा। अब देखिए, एक शाफ्ट ये है और एक शाफ्ट ये है। इन दोनों शाफ्टों के एक्सिस मतलब अच्छी दूरी ये आपस में कुछ दूरी पे है। अब जब कार्य होगा, ये हमारी शाफ्टें चलेंगी तो इनके बीच की दूरी आपस में या तो कम हो सकती है या तो ज़्यादा हो सकती है। ऐसी कपलिंग को मतलब ऐसी शाफ्टों को जोड़ने के लिए हमें ओल्डहम कपलिंग की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बना देंगे स्लॉट, ऐसे बना के, और इसके ऊपर एक इस तरीके से ग्रुप वाला स्लॉट लगा देंगे। जैसा आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि स्लॉट के ऊपर एक ऐसा स्लॉट है, उसके ऊपर इस तरीके से एक दूसरा वाला स्लॉट है। तो ऐसे ऐसे मोशन कर सकता है, ऐसे ऐसे खिसक सकता है स्लॉट। जब जैसे ही शाफ्ट की बीच की दूरी, शाफ्टों के बीच की दूरी घटेगी बढ़ेगी, आपकी इस तरीके से शाफ्ट आगे पीछे ऊपर नीचे स्लाइड या आगे पीछे दाएं बाएं स्लाइड कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ यह आपका जो लिंक का 4 बार चेन मैकेनिज्म का इन्वर्जन थे, इसके क्लासिफिकेशन थे, ये सारा सब कुछ आपने डिटेल में पढ़ लिया होगा। और एक चीज़ आपके एग्जाम में और पूछी जाती है, वो मैं और बता दूँ, इसी में से आती है आपकी हुक जॉइंट, या इसी को हम लोग यूनिवर्सल जॉइंट भी कहते हैं। यूनिवर्सल जॉइंट या इसी को हम लोग हुक जॉइंट कहते हैं। इसका यूज कहाँ पर होता है पहले भी बता देता हूँ। एक शाफ्ट की अक्ष हमारी ये थी और दूसरे शाफ्ट की अक्ष हमारी रेड वाली थी। दो शाफ्टें थी, दोनों की अक्षें किसी एंगल पर आपस में मिल रही थी। तो ऐसी शाफ्टें जो किसी मतलब जो समांतर ना हो और वो किसी एंगल पर आके आपस में एक दूसरे को कट करें, ऐसी शाफ्टों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हुक जॉइंट या यूनिवर्सल जॉइंट का यूज करते हैं। इसका आप लोग डेली देखते होंगे, चाहे कोई बस हो, ट्रक हो, उसके जब आप लोग नीचे देखते हैं तो नीचे आप लोग क्या पाएंगे, यह है इसके पहिए हो गए, और यह यहाँ पर इंजन है। यह जो शाफ्ट होती है, यह जो नीचे शाफ्ट होती है, जो इंजन से आकर ये आपको गोल गोल घूमती इस तरीके से ये दिखती है, ये गोल गोल घूमती दिखती है। तो यहाँ पर देखिए, यह शाफ्ट की एक्सिस ये हो गई और इसकी एक्सिस ये हो गई, ये आपस में किसी एंगल से एक दूसरे को काट रही हैं। तो ऐसी शाफ्टों को जोड़ने के लिए या पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट या हुक जॉइंट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। तो ये पहला चैप्टर आज से क्लियर हो रहा है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं आपके, इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकते, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वह हम लोग पढ़ेंगे पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो गियर का हो, चाहे वो बेल्ट का हो, चाहे वो चेन का हो, चाहे वो कंपैरिजन हो, सारे के सारे हम लोग क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल बनते हैं हम सारे क्वेश्चन रखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और जिन लोगों ने अभी तक टॉम के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं
क्योंकि टॉम की शुरुआत वहीं से हुई है। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं सारे लेक्चर की लिंक वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पावर ट्रांसमिशन के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।